नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लक्ष्मी विलास पैलेस होटल मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ज्योत्सना सूरी, प्रदीप बैजल और आशीष गुहा की याचिका पर सुनवाई चल रही है। सूरी की ओर से अधिवक्ता उमेश कांत व्यास और मनोज पुरोहित पक्ष रख रहे हैं। बैजल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और निशांत पक्ष रख रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस होटल मामले से जुड़ी हुई सुबह से ही इस खबर पर अपडेट्स का लगातार इंतजार बना रहा है और अब अपडेट्स मिल रहे हैं। हालांकि अरुण शौरी की याचिका पर आज सुनवाई नहीं होगी, कल हो सकती है, लेकिन आज ज्योत्सना सूरी, प्रदीप बैजल और आशीष गुहा की याचिका पर सुनवाई चल रही है। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी चंद्रशेखर का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारियां छनकर मिल रही हैं? देखिए, बात करें तो स्वप्निल जो है इस मामले में अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिलहाल जो है आज जो अरुण शौरी के मामले में जो सुनवाई नहीं हो पाई, सुबह मंसनी के दौरान जो अरुण शौरी खुद जो है ऑनलाइन पेश हुए थे और उन्होंने जो कोर्ट से गुहार की थी कि सभी के साथ मेरी याचिका भी सुन ली जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके मामले में अब कल सुनवाई हो सकती है। आज जो निशांत बोड़ा अधिवक्ता है प्रदीप बैजल की तरफ से, उन्होंने पैरवी करते हुए जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया उसको गलत बताया। उन्होंने कहा कि 2 बार जो है सीबीआई की तरफ से जो है इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात करें तो जो प्रधानमंत्री खुद उनकी प्रधानमंत्री की मॉनिटरिंग में ये जो एक कमेटी होती है वो तय करती है कि विनिवेश कहाँ करना है, उसको लेकर जो है सुनवाई जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है दिनेश मेहता की कोर्ट में सुनवाई जारी है। जी चलिए, ये तो बचाव पक्ष की बात हो गई। दूसरे पक्ष की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? जी, फिलहाल जो है बचाव पक्ष के जो है तरफ से जो है पैरवी की जा रही है। जब इनकी तरफ से सबमिशन पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है दूसरी तरफ से भी जो है पक्ष रखा जाएगा। जी, तो क्या ज्योत्सना सूरी, प्रदीप बैजल और आशीष गुहा ये तीनों एक ही तरह का तर्क दे रहे हैं, इनके वकील? जी, निश्चित तौर पे सभी का जो तर्क जो है फिलहाल यही है कि 2 बार जो है सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है, जो अंतिम रिपोर्ट पेश हो चुकी है, उसके बाद जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह से जो पूरा मामला जो है एक पूरा पारदर्शी तरीके से जो है हैंडल किया गया था, ये इसका जो विनिवेश किया गया था वो पारदर्शी तरीके से किया गया था। इसमें जो है इस तरह से जो गिरफ्तारी वारंट किया जाना ठीक नहीं है। और साथ ही जो है इस मामले में जो 482 विविध आपराधिक याचिका है, जिसके जरिए वो सीबीआई कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश, जो कि 5 लोगों की एफआईआर दर्ज करने के आदेश है, उसको रद्द करने की वे लगातार मांग कर रहे हैं। कोर्ट में इस मामले को लेकर जो है सुनवाई जारी है। जी चलिए चंद्रशेखर, मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि जब आज ये पूरे सुनवाई का दौर खत्म हो जाएगा, पूरी सुनवाई हो जाएगी, तो आज क्या कुछ हो सकता है? देखिए स्वप्निल, बात करें तो ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट का रुख क्या रहता है, आज सुनवाई पूरी होती है या नहीं, क्योंकि जो 3 जो है इसमें याचिका करता है, तीनों की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। इसके बाद जो है अपराधी की ओर से भी जो है पूनम चंद भंडारी पक्ष रखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज सुनवाई पूरी हो जाती है तो इसमें कई जैसे कोर्ट का रुख क्या रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी तरफ से ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो है सीबीआई कोर्ट की तरफ से जो एफआईआर के आदेश दिए गए उसको स्थगन मिल जाए उसको, नहीं तो कम से कम वे नो कोर्ट वो एक्शन का तो आदेश लेने का प्रयास करेंगी, ऐसा लगता है। लेकिन अब कोर्ट का क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर के बाप क्षेत्र से बड़ी खबर है। मिनी ट्रक से 45 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही 2 लोग गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि जो मिनी ट्रक है उसकी सीट के पीछे थैलियों में भरकर सीट के पीछे छिपाए गए थे ये पैसे, 45 लाख रुपए जो कि बरामद किए गए। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी, इस दौरान ये कार्रवाई की और ये सफलता हाथ मिली। ट्रक चालक और खलासी दोनों गिरफ्तार कर लिए गए, इनसे पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता ललित से। ललित, क्या जानकारी है? देखिए सोनी, लगातार कार्रवाई चल रही है पंचायत चुनाव को लेकर, और नाकाबंदी के दौरान ये गाडना नेशनल हाईवे पर ये कार्रवाई हुई है, जहां पे एक मिनी ट्रक जो है पंजाब से आ रहा था। हालांकि जोधपुर नंबर का ट्रक है, लेकिन दोनों जो ड्राइवर और खलासी हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं। सीट के पीछे तलाशी ली तो 3 थैलियों में करीब 44,93,340 रुपए बरामद हुए हैं।
जब पूछताछ हुई तो इस पैसों को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया उन्होंने, तो इसलिए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और करीब 45 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। इनसे पूछताछ में कोई जानकारी बाहर आ पाई है जो जिसे पुलिस लीड कह रही हो? देखिए, अलग अलग कहानी बता रहे हैं। कुछ कह रहे हैं मंडी में सामान लेने जा रहे थे, लेकिन कागज का अभाव है, कुछ पुख्ता कागज नहीं है इनके पास। पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को आशंका है कहीं पंचायत चुनाव को लेकर ये पैसे इधर उधर नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहे थे और इसी को लेकर पूछताछ चल रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर भीलवाड़ा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। एक कंटेनर से शराब की 1000 से ज्यादा पेटी बरामद हुई हैं। इस जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। कंटेनर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हरियाणा से यह शराब लाई जा रही थी। भीलवाड़ा से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। बाईपास पर एक नागालैंड की ट्रक से लगभग 1325 पेटी अंग्रेजी शराब की, विभिन्न ब्रांड की, जो इसमें उच्च क्वालिटी की श्रेणी की भी है, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टैग, इस तरह की टोटल 1325 पेटी बरामद की है, जिसकी बाजार की वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रमोद से। प्रमोद, किस तरह से प्लान किया गया और किस तरह कार्रवाई हुई? स्वप्निल, ये जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है मुकेश देवपुरा ने हमें जानकारी दी है कि हरियाणा निर्मित शराब थी और वैसे तो गुजरात ले जाई जा रही, पर उन्होंने एक नई संभावना बताई है, क्योंकि भीलवाड़ा और बाकी जिलों में इस समय पंचायत राज चुनाव दोबारा शुरू हुए हैं। भीलवाड़ा की 3 पंचायत समितियों में भी चुनाव है। 1325 पेटी, जिसमें ये मीडियम क्लास की अंग्रेजी शराब है, रॉयल स्टैग, रॉयल ग्रीन, मैकडॉल नंबर 1, इस तरह से 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शराब। और उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि ये शराब जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उनमें बंटने के लिए भी लाई जा सकती है। ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। उन्हें सूचना मिली थी तो इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, उनकी मुखबिर की सूचना पे उन्होंने भीलवाड़ा चित्तौड़ बाईपास, भीलवाड़ा जो चित्तौड़ है, भीलवाड़ा बाईपास में, माफ कीजिएगा, बाईपास पे ये कंटेनर है जो नॉर्थ ईस्ट का रजिस्टर्ड कंटेनर है, 14 चक्के की बड़ी गाड़ी थी, उसमें ये शराब बरामद की है। स्वप्निल, ठीक है, शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। अलवर के भिवाड़ी से बड़ी खबर मिल रही है। भिवाड़ी में चौपान की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा पकड़ा गया है। पुलिस ने वो ट्रक जिसमें गांजा था उसे जब्त कर लिया है। गांजा जब्त कर लिया है। 4 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अलवर के भिवाड़ी से। चौपान की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राजेंद्र शर्मा से। राजेंद्र, क्या जानकारी है? जी, ये गांजा जो तस्कर हैं वो उड़ीसा से गांजा लेकर के अलवर इलाके में आए थे और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, एनसीआर में गांजा की सप्लाई करते हैं। पुलिस ने अब तक 4 जो बदमाश तस्कर हैं, गांजा तस्कर हैं, उनको गिरफ्तार किया है। उनसे 229 किलो गांजा बरामद किया है, जो ट्रक में लेकर के उड़ीसा से अलवर में आए थे। और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, नेटवर्क का कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये नेटवर्क बार बार गांजा आता है तो किस तरीके सप्लाई होता है, इनकी जो चेन है, क्या सप्लाई की चेन में कौन कौन लोग शामिल हैं, उस चेन को तोड़ने के लिए पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। अभी कुछ देर बाद इस पूरे मामले पे पुलिस ब्रीफ करेगी, तब पता चल पाएगा कि आखिर ये कहाँ ला करके अलवर में कहाँ सप्लाई करने थे। ट्रक जो है वो उड़ीसा से अलवर के लिए आया हुआ था और रास्ते में भिवाड़ी चौपान की थाना पुलिस के द्वारा इस ट्रक को पकड़ा था और उसमें 229 किलो गांजा बरामद किया है। 4 जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि और पहले कब कितनी बार गांजा यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की 2 कार्रवाइयां। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली दौसा की और दूसरी भरतपुर की।
दौसा में पुलिस ने एक ट्रैक्टर पकड़ा, वहीं भरतपुर में पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है। अब इन खबरों को विस्तार से जान लें। दौसा में बजरी का अवैध खनन और परिवहन लगातार जारी है। बसवा थाना क्षेत्र में अवैध बजरी का परिवहन करने वाले ट्रैक्टर बेधड़क ओवर स्पीड से दौड़ते नजर आते हैं। पुलिस ने आज अवैध बजरी ले जाते एक ट्रैक्टर को पकड़ा और कार्रवाई शुरू की। दूसरी तरफ भरतपुर की गढ़ी बाजना पुलिस ने अवैध खनन कर पत्थर ले जा रहे एक ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ट्रक और उसके चालक को कब्जे में लिया, पूछताछ कर रही है। झालावाड़ में जुए के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके से 42,000 से ज्यादा का कैश भी बरामद किया गया है। गश्त के दौरान ये कार्रवाइयां हुई हैं। गुलमोहर चौराहे पर कार्रवाई की गई। बकानी थाना क्षेत्र में 4 जुआरी दबोचे गए। बकानी थाना के झरमोड़ी इलाके में ये मामला सामने आया। पुलिस ने कुल 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और 42,000 से ज्यादा का कैश बरामद किया है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, 2 बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे डिग्गी में डूब गए और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। नाचना क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया है। जैसलमेर के नाचना क्षेत्र में एक डिग्गी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आज मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। ओपीडी खुलते ही मरीजों की भीड़ बेकाबू हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। अस्पताल के ओपीडी, दवा, पर्ची और कैश काउंटर समेत सभी काउंटरों पर मरीजों की लंबी कतारें देखी गईं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम। चूरू के सादुलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित लसेड़ी के पास पुलिस ने एक चलता फिरता पेट्रोल पंप के साथ टैंकर और 3000 लीटर अवैध डीजल जब्त की। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जिला स्पेशल टीम चूरू के मुताबिक पुलिस की टीम गांव लसेड़ी टोल नाके पर गश्त कर रही थी। तभी एक टैंकर हरियाणा की तरफ से आया, जिसे रोककर चालक से पूछताछ की गई तो वो घबरा गया। जांच में पता चला कि टैंकर में ही दुकान की तरह शटर लगा है और उसमें पेट्रोल पंप के साथ बैटरी और टैंकर में अवैध डीजल रखा हुआ है। पुलिस ने पूछताछ के बाद डीजल अवैध पाए जाने के बाद आरोपी चालक को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की। और सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए। एक घंटे, लगभग 1 घंटे तक वो रोती रही। देखने वालों की सांसें अटक गई। क्यों? वो लड़की काऊ कैचर में फंस गई थी। पीड़ित लड़की इलाज के लिए दौसा जिला अस्पताल में गई थी, लेकिन अस्पताल के मेन गेट के काऊ कैचर में पैर फंस गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद लड़की का पांव कैचर से निकाला जा सका, लेकिन 1 घंटे तक लगातार पीड़ित रोती रही। लोगों के मुताबिक 2 दिन पहले भी काऊ कैचर में एक बच्चे का पांव फंसा था, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। झालावाड़ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बैंक में खिड़की तोड़कर बदमाश अंदर घुसे। मौके पर तार और वेल्डिंग मशीन मिली है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर झालावाड़ से आपको बता रहे हैं। लगातार जिले में वारदातें हो रही और इसी कड़ी में चोरों ने एक बैंक को निशाना बनाया। बैंक में एक खिड़की है, लोहे की खिड़की, वहां बिजली का तार बिछाकर वेल्डिंग मशीन की सहायता से काटा और अंदर घुसे और अपडेट्स का इंतजार है। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कितने अस्पताल, कैसे इंतजाम।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रदेश में हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में अस्पतालों में इंतजामों की जरूरत बढ़ रही है। ऑक्सीजन की जरूरत है। नतीजा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई और सरकार को ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था है और डिमांड को देखते हुए हर तरह के विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जितनी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए क्या अक्टूबर अंत या नवंबर में इस जरूरत को पूरा किया जा सकेगा? देखिए, आपको कुछ ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और आंकड़े क्या कहते हैं। और साथ ही सवाल भी यही कि कैसा इंतजाम आज हाथ अगर भरे हैं तो कहीं जल्द ही खाली तो नहीं होने वाले। समझता कि किसी तरह की मारामारी हो। हमने हमारे डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि आप RUHS में 800-900 बेड कम से कम वहाँ होने चाहिए। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्रिक्योर की जा रही है। लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने पर्याप्त मात्रा में प्रिक्योर किए ताकि आने वाली आवश्यकता को देखते हुए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सपोर्ट का सिस्टम रहे। और इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से लवली मेरे साथ हैं, कोटा से शाकिर मेरे साथ हैं और जोधपुर से चंद्रशेखर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं कोटा से शुरुआत करता हूं। शाकिर, मैं आपके पास आ रहा हूं। पास्ट में कई बार कोटा के अस्पतालों की बदहाली हमने दिखाई है। एक बड़ा घटनाक्रम 2 साल पहले, माफ कीजिएगा, पिछले साल हुआ था और कई सारी पोलें खुली थी। इस वक्त क्या स्थितियां हैं? क्योंकि कोरोना जब से आया है तब से ही अस्पतालों को चुनौतियां मिल रही है और कोटा में भी जो है कमोबेश हालात वही है। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। जहां तक ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन रोगियों को मिले, गंभीर रोगियों तक पहुंचे, उसके इंतजाम जो है कोटा में कर लिए गए। मैं इस वक्त MBS अस्पताल के जो है संभाग का जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसके ऑक्सीजन प्लांट पर ही हूँ और यहाँ पर जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता लगातार बढ़ाई जा रही है उसको लेकर के भी बात करते हैं, क्योंकि मेरे साथ में अस्पताल के उप अधीक्षक मौजूद हैं। सर, ऑक्सीजन को लेकर के बात हो रही है, यहाँ पर भी जो है इजाफा किया जा रहा है सिलेंडर्स में, कैसे? हमने ऑक्सीजन सिलेंडर 100 करीब हमने परचेज करवाए हैं और कल ही सुबह भेज के हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा लिए चित्तौड़ से और शाम को ही आ गए हैं। क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन की हर जगह जरूरत है, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट हो, चाहे NICU हो, जहां पर भी भर्ती हैं। और कोविड के रहते देखिए बहुत आवश्यक है कि ऑक्सीजन उपलब्ध रहे 24 घंटे। अतः इस आवश्यकता को देखते हुए हमने 100 सिलेंडर भरवा के और हमने बाहर से ही भरवा लिए और हमारी जो सप्लाई आ रही है वो बराबर आ रही है, कोटा ऑक्सीजन से भी बराबर आ रही है, जो कि हम ले रहे हैं, बाकी और जगह भी जा रही है। बेड की भी बात है, बेड जो है वो उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है फिलहाल। भाई, इस समय स्थिति ये है कि हमारे यहाँ 750 बेड हैं, लेकिन करीब अंदाजन 1150 भर्ती होते हैं रोज मरीज और क्षमता से ज़्यादा मरीज हैं, लेकिन हम फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं कि भाई जहाँ पर पेशेंट कम आते हैं, जैसे IOPD है, मेंटल OPD है, जहाँ पर जहाँ पे भी व्यवस्था हो पाती है हम लोग वहाँ पे उनको समायोजित कर रहे हैं और कैसे भी हम व्यवस्था किसी भी तरह हम संभाल रहे हैं कि भाई जैसे कम से कम कोविड रोगियों को असुविधा नहीं हो, हमारे स्टाफ को भी परेशानी नहीं हो। क्योंकि इस समय हालत यह है कि देखिए, स्टाफ भी पॉजिटिव आ रहा है, डॉक्टर्स भी पॉजिटिव हैं, वार्ड बॉय भी पॉजिटिव हैं। ठीक है भाई, हम लोगों की बात तो करते हैं, लेकिन हमारा स्टाफ भी अत्यधिक इस कोविड से दुखी है और हम इसको ओवरकम करने के लिए हमने हालांकि कलेक्टर साहब से भी या संभागीय आयुक्त साहब से कोई लेटर लिखा था कि हमारा स्टाफ बढ़ाया जाए। देखिए, अभी विचाराधीन है, ये कब तक आता है स्टाफ हमारा हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा स्टाफ है उसमें से ही हम
कोशिश करके हम ये चाह रहे हैं कि हम पूरी सेवाएं दे सकें। निजी अस्पताल भी अधिकृत किए गए हैं, उनसे कितनी मदद मिल पा रही है, कितने खरे उतर पा रहे हैं उस संकट की घड़ी? देखिए, वो है हमारे 3 अस्पताल जो है, सुधा हॉस्पिटल, कोटा ओपन हार्ट और क्या कहते हैं आपके भारत विकास, इनके आईसीयू बेड हमने लिए हुए हैं करीब 100, लेकिन उन पे हम विषम परिस्थिति में भेजते हैं भाई, और कई बार लोग जाना भी नहीं चाहते हैं भाई, ठीक है हम भेजते हैं, वहाँ पे भी हमारे डॉक्टर्स इंचार्ज लगे हुए हैं, लेकिन हम ये कहें कि भाई 100% में से हमें 50-40% तो हेल्प उनसे ही मिल रही है, बाकी सारी जो है NMCH या न्यू मेडिकल कॉलेज या MBS हॉस्पिटल में ही सारे रोगियों का उपचार हो रहा है, कोविड वालों का। तो स्वप्निल, कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन चुनौती जरूर मिल रही है, संसाधनों में भी इजाफा करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन की भी उपलब्धता को लेकर के जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो प्लांट है, ये 24 घंटे इस तरह के 3 प्लांट कोटा जो है MBS अस्पताल में है, और वहाँ पर 24 घंटे उसको जो है खोला जा रहा है। और सप्लाई की जहाँ तक बात है, अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पर लवली, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और लवली मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, देखिए चिकित्सा जगत तो खुद ही इस वक्त मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मरीजों को अगर कहीं जाना है तो वो अस्पताल ही जाना है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, मरीजों को कहीं जाना है तो अस्पताल ही जाना है। विषम परिस्थितियों में लोग अस्पताल का रुख कर रहे हैं, और अस्पताल के अंदर जो जिस तरह से बेड्स की संख्या जो है वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि कोटा के आंकड़े जो थे वो शाकिर ने सामने रखे, कमोबेश इसी तरह के हालात जो हैं RUHS के अंदर हैं, इसी तरह के हालात SMS के अंदर हैं। RUHS के अंदर जो कोविड पेशेंट ठीक होने के बाद भी इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि ऐसे पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है जो कोविड मरीजों के अलावा जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन उनमें संक्रमण जो है किसी न किसी तरह का अंदर जो है वो अभी भी पाया जा रहा है, और उस संक्रमण की वजह से उन्हें कई तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस जो हैं, सबसे ज्यादा पेशेंट जो हैं वो अस्थमा और लंग्स इन्फेक्शन के पेशेंट जो हैं वो लगातार यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, ऑक्सीजन की जहां तक किल्लत की बात है तो ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो फिलहाल होती हुई नजर आ रही है सभी जगह पर। और जयपुर की अगर हम बात करें तो पहले गुजरात और मध्य प्रदेश से जो है ऑक्सीजन की हमें सप्लाई मिलती थी, लेकिन अभी कोविड की स्थितियों के अनुसार जो देखा जा रहा है, जो पिछले महीने जो खपत थी वो खपत इस महीने डबल हो चुकी है, यानी कि खपत तो बढ़ चुकी है, लेकिन जो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही थी मध्य प्रदेश से और गुजरात से, वहां की सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां के प्रतिबंध के बाद में राजस्थान की सरकार ने भी अब प्रतिबंध लगा दिया है। यहां राजस्थान से भी दिल्ली ऑक्सीजन पहुंचती थी, और जहां तक ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर के जो सरकार ने जो इंतजामात किए हैं, सरकार का यह कहना है कि तमाम जो अस्पताल है, जिला अस्पताल करीब सभी जगह पर काम पूरा हो चुका है। केवल बाड़मेर और एक जिला और बताया, 2 जिलों के अंदर जो है वो काम अधूरा है ऑक्सीजन प्लांट का, अलवर है। तो ऐसे में दोनों जगह पर काम को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 65 करोड़ रुपए के टेंडर जो है सरकार ने इन दिनों में किए हैं, और करीब 1300 करोड़ रुपए की राशि कोविड की महामारी के बीच में सरकार ने जो है इन तमाम इंतजामों पर खर्च की है। और लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है स्वप्निल कि जयपुर के बड़े अस्पताल, कोटा के बड़े अस्पताल, संभाग मुख्यालय के बड़े अस्पतालों के बजाय जो CSC लेवल का अस्पताल है, जो छोटे लेवल पर बना हुआ है, वहां पर जो कोविड पेशेंट्स रखे हुए हैं, वहां पर ऑक्सीजन को लेकर के लगातार शिकायतें जो है वो सरकार के पास पहुंच रही है। कोशिश कर रही है सरकार कि वहां भी सप्लाई किसी तरह से बढ़ाई जाए, क्योंकि जिला अस्पतालों में तो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, लेकिन जो CSCs हैं, PSCs हैं, जो छोटी जगह है जहां पर 25 बेड 50 बेड रखे हुए हैं छोटे तहसील हेडक्वार्टर्स पर, जैसे अजमेर का एक कस्बा है नसीराबाद, और जो छोटे छोटे कस्बे हैं उन कस्बों के अंदर जो अस्पताल हैं, क्योंकि सभी जगह सब लोग नहीं चाहते कि वो जिला मुख्यालय के अस्पताल में जाए या संभाग मुख्यालय में जाए, या हर आदमी निजी अस्पताल में नहीं जा सकता, तो ऐसे में वो नजदीक की CSC PSC का रुख करता है। वहां पर जो है ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर के सिलेंडर का ही इंतजाम होता है, लेकिन जिस तरह से सप्लाई बढ़नी चाहिए थी सप्लाई, वो पूरी तरह से घट चुकी है, और यूं कहें कि खपत जो है वो दोगुनी हो चुकी है। 6000 से ज्यादा 12000 करीब सिलेंडर की जो खपत है वो फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हेल्थ मिशन के जो निदेशक हैं नरेश ठकराल, उन्होंने हमको बताया कुछ देर पहले कि जो खपत है वो लगातार बढ़ चुकी है, लेकिन जो सप्लाई है वो आधी हो चुकी है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट्स एक बड़ा रोल जो है वो अब निभाते हुए नजर आएंगे। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट्स करीब सभी जिलों के अंदर बताए जा रहे हैं, चिकित्सा विभाग का यह दावा है। जी ठीक है, लवली। चंद्रशेखर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जोधपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? पैनिक करने की तो जरूरत नहीं है। देखिए स्वप्निल, बात करें तो जोधपुर शहर में कोरोना जो है बेकाबू हो चुका है।
305 मरीज की यहाँ पे मौत हो चुकी है। 21,000 से ज़्यादा मरीज चिन्हित किए गए। इसके अलावा बात करें तो जोधपुर शहर के एम्स अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, इसके साथ ही निजी अस्पताल राजदादी अस्पताल, गोयल अस्पताल, सभी के हालात ये हैं कि वहाँ पे जो सैया यानी कि बेड उपलब्ध नहीं है। लगभग सभी जगह जो है 9 बेड की स्थिति हो चुकी है और कोई भी मरीज जब थोड़ा सा गंभीर होता है तो वो सबसे पहले ये चाहता है कि वह एम्स अस्पताल में जो उसको जगह मिल जाए, लेकिन उसको जगह मिलती नहीं है। और अगर बात करें ऑक्सीजन की, जिस तरह से पूरे राज्य में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, जोधपुर शहर में भी ये हालात थे, लेकिन जोधपुर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त समीर शर्मा ने पूर्व में ही 4 ऑक्सीजन निर्माण की जो फैक्ट्री है उनको अधिग्रहित कर लिया था, जिसके चलते अब ऑक्सीजन की समस्या जोधपुर शहर में नहीं है। लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं होने की एक सबसे मुख्य समस्या जिसको रोज मरीज को रूबरू होना पड़ता है, और लोग बीमार होने से ज्यादा अस्पताल में जगह नहीं होने से डर रहे हैं। जी स्वप्निल। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।